हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर और जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती, उसमें जो है आज का टॉपिक आपका है कंपोस्ट यानी गोबर खाद। ठीक है, कंपोस्ट यानी कि गोबर खाद। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपका, जैसा कि पिछली क्लास में या पिछली कक्षाओं में हमने इस बारे में जो है डिटेल से डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होते हैं और हमें ये क्यों करनी चाहिए। हमने इस पर जो है बाकायदा पूरी तरीके से अच्छे से इसको समझने का प्रयास किया था। आज के जो टॉपिक है हमारा कंपोस्ट खाद यानी गोबर की खाद, इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो सभी जानते हैं कंपोस्ट खाद यानी गोबर खाद जो होती है ये क्या होता है। कंपोस्ट खाद ये हमारे इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, हमारे पौधों के लिए जो उपयोगी उपयोगी पोषक तत्व होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये हमारे खेत की जो जीवाश्म शक्ति होती है, उसकी जीवाश्म शक्ति को बढ़ाता है और उसकी जो पोषक तत्व क्षमता होती है उसको बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारे मृदा को स्वस्थ रखता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कंपोस्ट खाद क्या होती है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की ओर चलते हैं कि कंपोस्ट खाद क्या है। तो कंपोस्ट खाद का मतलब होता है पौधों के अवशेष, कूड़ा करकट। ठीक है, पौधों के अवशेष हो गया, कूड़ा करकट हो गया और कचरा हो गया, मानव मलमूत्र, पशुओं का गोबर आदि पर जीवाणु या फफूंदी द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में विच्छेदन होने से बनी खाद को कंपोस्ट खाद कहते हैं। और इस विधि से खाद तैयार करने को कंपोस्ट कहते हैं, कंपोस्ट बनाना कहते हैं। फिर से हम इसको अब समझते हैं। देखिए, कंपोस्ट खाद का मतलब यह होता है कि जो पौधे के अवशेष होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी कुछ फसल होती है, फसलों के अवशेष हो गए, ठीक है, कूड़ा करकट हो गया, कचरा हो गया, मानव मलमूत्र हो गया, गोबर की खाद हो गई, जैसे कि हमारे पशुशाला में गोबर की खाद होती है और जो है पशुओं के मूत्र मलमूत्र होते हैं। इन सब का क्या है कि एक जो है जीवाणुओं द्वारा, फफूंदी द्वारा क्या होता है, विच्छेदन होता है एक परिस्थिति में। तब क्या होती है, खाद सड़ती है। ठीक है, मतलब ये जो पदार्थ होते हैं जिसकी हमने बात की, कूड़ा करकट, मानव मलमूत्र, पशुओं के मलमूत्र, ठीक है, और जो है पौधों के अवशेष आदि, जब ये सड़ते हैं तो ये जो है कंपोस्ट बनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कंपोस्ट बनते हैं या इसे गोबर की खाद भी कहते हैं। ठीक है, इन सब का जब विच्छेदन होता है, क्योंकि जो कूड़ा करकट होता है और सब्जियों के छिलके होते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, इसको हम जो है जहाँ पे गोबर इकट्ठा किया जाता है पशुओं का, वहीं पे इसको एक साथ इकट्ठा करते हैं और फिर इसको सड़ाते हैं। ये जो सड़ाने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो अवशेष तैयार होता है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं, गोबर की खाद कहते हैं। और ये जो तरीका है, इस तरीके से खाद को बनाने की जो है बनाने के तरीके को कंपोस्ट बनाना कहते हैं। अब बात करें पौधों के अवशेष, घरों के कूड़ा करकट, मनुष्यों का मलमूत्र, पशुओं का गोबर का जो है बैक्टीरिया फंजाई द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया फंजाई द्वारा विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि विच्छेदन होता है, उसके बाद ये खाद बनती है। ठीक है, और ये खाद जो होती है विच्छेदन यानी फिर अच्छे तरीके से सड़ती है। ठीक है, और अच्छी तरीके से विच्छेदित खाद या फिर जो है सड़ी हुई खाद जो है साधारण भूरे रंग की होती है। ठीक है, क्या होता है, साधारण भूरे रंग की होती है और इस विधि से कंपोस्ट तैयार करने को कंपोस्ट बनाना कहते हैं। ठीक, आगे बात करें हम कंपोस्ट का जो कंपोजिशन होता है, यानी कंपोस्ट का संगठन होता है, उसकी बात की जाए तो कंपोस्ट जो है एक खाद, कंपोस्ट खाद जो है मिट्टी या फिर ह्यूमस की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, हमारे खेतों में क्या करता है, ह्यूमस की मात्रा या फिर जो है गहरी भूमि से लेकर जो है काले रंग की सामग्री होती है। ठीक है, ये गहरे भूरे रंग से लेकर काले रंग की एक तरह की सामग्री होती है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जिनकी बात की हमने, कूड़ा करकट, मानव मलमूत्र, पशुओं के गोबर, घरों का कूड़ा कचरा, ये क्या होता है कि ये सब सड़ता है। ठीक है, इसको सड़ाया जाता है, फिर ये हल्का भूरे रंग का हो जाता है और इसको हम खेतों में मिलाते हैं, जिसकी वजह से खेतों की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ती है। ठीक है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ती है। तो उसमें क्या होता है, पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए, यानी कि जिस खेती करते हैं हम, तो जो हमारे पौधे होते हैं उनको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो गोबर की खाद में क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में ये पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो वो पौधों को आसानी से मिलते हैं और हमारे पौधों को जो है, पौधे जो है आसानी से इसकी बढ़ावट और वृद्धि होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों
कि पौधों से जो उत्पादन प्राप्त होता है, फसल जो होती है वो भी हमारी अच्छी होती है, अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में होती है। अब आगे हम बात करें, कंपोस्ट खाद की बात कर रहे थे। तो कंपोस्ट खाद एक मिट्टी या फिर ह्यूमस की प्रचुरता वाली गहरे भूरे रंग से काले रंग की सामग्री होती है, अब जिसमें कोई बदबू नहीं होती। क्या, जब ये सड़ जाती है या विच्छेदन होता है इसका, तो इसमें किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं होती है। इसका पीएच मान भी एक तरह से सामान्य होता है। इसमें रोगाणु, खरपतवारों के बीज, कांच, धातु और लकड़ी के टुकड़े आदि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसमें लगभग जैविक कार्बन 12% होता है। नाइट्रोजन की बात की जाए तो 0.8% होता है, फास्फोरस 0.4%, पोटास 4%, नमी भार की 15 से 25% और कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 20 से कम होता है। और सारी भारी धातुएं FCO के विदेशानुसार सुरक्षित सीमा में होते हैं। ठीक है, इसकी बात करें, हम बात करते हैं कंपोस्ट खाद बनाने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। ठीक है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होता है जो कार्बनिक बेकार पदार्थ का भंडारण। ठीक है, कार्बनिक, पहली चीज़ तो जो कंपोस्ट खाद होती है इसमें जितने भी पदार्थों का यूज होता है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी घरों के कूड़े करकट और जो है पेड़ पौधों की पत्तियाँ, अवशेष, मानव मलमूत्र, गोबर, मतलब कि जानवरों के गोबर, मलमूत्र आदि। ठीक है, अब हम इसको कैसे जो है बनाते हैं इस पर चर्चा करें। तो कंपोस्ट खाद या कार्बनिक पदार्थ जो है कंपोस्ट बनाने का प्रमुख पदार्थ होता है। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ मिलता कहाँ से, हम इस पर चर्चा की जाए तो ऐसे पदार्थ घास फूस, कांस, जलकुंभी और वृक्षों के पत्ते, अन्य खरपतवार, गन्ने के सूखी या हरी पत्तियां, गन्ने की खोई, लकड़ी का बुरादा, रद्दी कागज, फटा पुराना बोरा, कपड़े, कपास, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की कड़वी, भूसा धान, भूसी, पुआल, मूंगफली के छिलके, चमड़े के टूटे फूटे भाग। ठीक है, और उसके बाद जो है पशुओं का मलमूत्र, बिछौना, फार्म यानी खेत खलिहानों, सब्जी मंडियों यानी कि जो सब्जियां होती है उसके सड़े अवशेष। ठीक है, और सड़कों व घरों से निकलने वाले प्रतिदिन जो है कूड़े करकट, राख, छिलका, और ये सारी जो चीज़ें होती है, सड़ने वाली चीज़ें होती है, सबको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और जो गौशाला होती है हमारी, जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है, वहाँ की जो है ऊपरी परत की मिट्टी, ठीक है, जिसपे मूत्र होता है, और उसको क्या करते हैं, इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और 3-3 महीने के बाद 5 सेंटीमीटर की मिट्टी की परत उठाते हैं। पशुशाला की बात की जाए, हम यहाँ पे गौशाला की जो मिट्टी की बात कर रहे हैं, क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है उसे हम हर 3-3 महीने पे एक पतली परत जो है 5 सेंटीमीटर की पतली परत को हम निकाल सकते हैं, उसको खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लकड़ी की खाद, यह खाद में पोटास की मात्रा क्या करती है, बढ़ाती है, और मृदा की अम्लीयता को उदासीन करती है। गंदे नाले का पानी आदि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करें प्रारंभिक पदार्थ की, स्टार्टर जिसे कहते हैं, तो कंपोस्ट खाद का विच्छेदन की जो क्रिया होती है उसको प्रारंभ करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग करने से इसमें जो कंपोस्ट होते हैं, जो हम इतने अवशेष कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा किए हैं, उसको विच्छेदन के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिससे जल्दी विच्छेदन होता है, जैसे पशुओं का गोबर व मूत्र हो गया, मनुष्यों का मलमूत्र और गंदे नाले का पदार्थ। ठीक है, तीसरा जो पदार्थ आवश्यकता है, जो तीसरी चीज़ की आवश्यकता है वो है जल। कंपोस्ट के निर्माण के लिए पानी का भी उचित मात्रा में देना चाहिए, पानी की भी आवश्यकता होती है। खाद के ढेर में कम से कम 50% जल होना चाहिए, और कम नमी की मात्रा होने पर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या व क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, जिससे इसका विच्छेदन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। देखिए, जब ये विच्छेदन की बात करें तो विच्छेदन का मतलब कि जैसे जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा विच्छेदन होता है, अगर उनको नमी नहीं मिल रही पर्याप्त मात्रा में, तो क्या होता है, उनका जो विच्छेदन की क्रिया होती है वो शिथिल पड़ जाती है और वो मर भी जाते हैं जो जीवाणु होते हैं। इसलिए नमी यानी पानी का भी विशेष ध्यान रखना होता है। खाद के ढेर का हास्य नमी जो होता है उसमें कैसे होता है, भाप के द्वारा होता है, भाप से जो है निकल जाता है। अपक्षलन, लीचिंग के रूप में जो है हमेशा होता रहता है। इस हास्य की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, खाद के ढेर पर बीच बीच में क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है उसमें वाष्पीकरण द्वारा जो है भाप द्वारा निकल जाता है। जल में वाष्पीकरण को कम करने के लिए 1-2 सप्ताह बाद क्या करते हैं, वायवीय जीवाणुओं द्वारा क्रियान्वयन पूर्ण होने के बाद कंपोस्ट के ढेर को क्या करते हैं, मिट्टी का लेप लगा के या मिट्टी से ढक देना चाहिए। अगला जो चौथा
चीज़ की आवश्यकता है, वो है कंपोस्ट खाद के निर्माण में अधिक वायु का प्रवेश होना। ठीक है, जब कंपोस्ट खाद को बना रहे हों उस टाइम क्या होता है, अगर अधिक मात्रा में वायु आ जाती है, हवा होता है, तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ढेर में अधिक प्रक्रिया वायवीय जीवाणुओं के द्वारा होती है। वायु के संचार के लिए 10 से 15 दिन बाद ढेर को पलटना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे जल की आवश्यकता होती है कि जो विच्छेदन करने के लिए नमी की मात्रा जो है बहुत ही आवश्यक होती है, इसीलिए उसी प्रकार वायु का संचार भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब जो है पर्याप्त मात्रा में वायु मिलेगा, इस जो इकट्ठा है, ठीक है, जो ढेर है हमारा कूड़ा करकट का, जिसे हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं, कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, उसको क्या कर 10-15 दिन बाद पलटते रहना चाहिए, ताकि उसमें हवा मिलती रहे उसको। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में वायु का संचार होता रहे और जो किण्वन की क्रिया जो होती है वो और तेज होना शुरू हो जाती है। और बात करें आगे, जिन पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जिन पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है उनमें विच्छेदन अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन कम है तो अधिक वायु की आवश्यकता होगी, और अधिक प्रोटीन यानी नाइट्रोजन रखने वाले पदार्थों में वायु प्रवेश नाइट्रोजन की बहुत अधिक क्या है, हानि भी होती है। आगे बात करें नाइट्रोजन उर्वरक तथा चूना का पत्थर। कंपोस्ट में नाइट्रोजन की कमी अगर हो जाए तो उसमें क्या करते हैं हम, कूड़ा करकट में ही नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और जीवाणु जो है अपने पोषण के लिए नाइट्रोजन को लेते हैं, और नाइट्रोजन की जो कमी होती है वह क्या, अगर नाइट्रोजन की उसमें कमी हो गई तो अम्लीयता बढ़ती है, और अम्लीयता बढ़ाने वाले जो विच्छेदन करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, उस ढेर में हमें नाइट्रोजन उर्वरक या फिर चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। अब हम बात करें कंपोस्ट की खाद, यानी कि जो हम कंपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं उसके क्या फायदे हैं, कंपोस्ट खाद के क्या लाभ हैं, हम उस पर चर्चा की जाए तो मिट्टी की बनावट में, ठीक है, मिट्टी की बनावट में सुधार आता है। ठीक है, किससे, कंपोस्ट के द्वारा। और कंपोस्ट मिट्टी के कणों को मजबूत करती है। क्या करती है, जो मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, उससे क्या होता है, उस मजबूती मिलती है, वो कणों को आपस में मजबूती से बांधती है, जिससे फसलों को गिरने से बचाती है, और या फिर उसकी जो है अच्छी तरीके से मदद करती है। देखिए जो कंपोस्ट खाद होती है ये हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है, खेती योग्य जो भूमि है हमारी, जहाँ पे हम अपनी फसल को लगाना चाह रहे हैं, क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसको अच्छी तरीके से पकड़ बनाए रखती है, और उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है उसको बढ़ाए रखती है, उसकी जो स्वास्थ्य होता है उसकी स्वास्थ्य संरचना में सुधार आता है, क्योंकि जो कंपोस्ट होता है किसी तरीके से किसी प्रकार से भी कोई नुकसानदायक नहीं होता है। क्योंकि आज के समय में लोग जो है अधिक फसल उत्पादन के चक्कर में अधिक जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारी मिट्टी क्या होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, यानी खराब होती जा रही है। तो इससे बचने के लिए हम कंपोस्ट खाद का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात की जाए लाभ में, तो मिट्टी की नमी भी बेहतर होती है कंपोस्ट के यूज से, और कंपोस्ट मिट्टी के नमी का प्रतिधारण और गतिशीलता के लिए मिट्टी में अच्छी कोशिका का क्या करती है, निर्माण करती है, जिससे सिंचाई की जो है बार बार जो आवश्यकता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कंपोस्ट के द्वारा जो है मृदा में जो नमी होती है वो बनी रहती है एक लंबे समय तक। ठीक है, और उसके साथ साथ मिट्टी में जो वायु संचार होता है, ठीक है, वायु संचार भी बेहतर हो जाता है किसके द्वारा, कंपोस्ट का, अगर कंपोस्ट है, जिससे जड़ों तक हवा आसानी से पहुंचती है, और जिसका परिणाम हमको फसल उत्पादन में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पौधे होते हैं उनको जो है पोषक तत्व बेहतर ढंग से मिलते हैं, और जो है जो हम उनको जब पोषक तत्व बेहतर ढंग से मिलेंगे तो उसकी वृद्धि एवं विकास भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ मिट्टी का जो तापमान होता है वो भी नियंत्रित रहता है। ठीक है, मृदा का तापमान भी पर्याप्त नमी वायु संचार के कारण सामान्य हो जाता है, और कंपोस्ट को डालने से मिट्टी का पीएच भी क्या होता है, सामान्य होता है, कम बराबर होता है, और मिट्टी में पौधों के सभी पोषक तत्व तो आसानी से उपलब्धता को जो है कंपोस्ट खाद बढ़ाता है, और उर्वरकों की प्रयोग की प्रभाविता को भी बेहतर बनाता है। आगे हम बात करें कि मेथड ऑफ जो है कंपोस्टिंग, यानी कंपोस्ट खाद बनाने के तरीके। देखिए कंपोस्ट खाद बनाने के दो विधियां हैं, दो विधियों पर हम चर्चा करेंगे। पहला वायवीय विधि है, ठीक है, एरोबिक मेथड। इस विधि में कंपोस्ट को बनाने के लिए हमें 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा और लंबाई जो है अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, एक गड्ढा बना लेते हैं। ठीक है, और इस गड्ढे में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अवशेष जिसकी हमने बात की कि पौधों पशुओं का जो है मलमूत्र, मानव विष्ट, बिछौने, चारा और पत्ती, कूड़ा करकट, फसलों के अवशेष,
पेड़ों की पत्तियाँ, ये सब क्या करते हैं उसी गड्ढे में 20 से 30 सेंटीमीटर का जो है तक भर देते हैं और उसके बाद जो है गोबर के घोल का क्या करते हैं छिड़काव करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जब यह पदार्थ सूख जाए तो इसमें क्या करेंगे पानी का छिड़काव करेंगे और इसके बाद हड्डी का चूरा, राख की पतली परत बिछा देते हैं और फिर क्या करते हैं और फिर यही काम करते हैं जो पत्तियां होती है अवशेष। देखिए मान लीजिए हमने एक कंपोस्ट बनाना, एक गड्ढा तैयार किया, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं एक परत कूड़ा करकट भरे, फिर गोबर को डाले, फिर कूड़ा करकट, फिर गोबर, ऐसे करके इसको गड्ढे को भर देते हैं। ठीक है, एक पतली परत बिछाते हैं और तब तक करेंगे जब तक जो है गड्ढा भर ना जाए। और ये जब गड्ढा जो होता है ये ज़मीन से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चला जाए, ठीक, ऊंचाई तक भर जाए तो क्या होता है गोबर से मिट्टी में गोबर को मिलाकर अच्छी तरीके से सान कर उसे सनी मिट्टी को लेप लगा देते हैं और 1 महीने तक क्या करते हैं गड्ढे को ऐसे छोड़ देते हैं और 2 से 3 बार उसको क्या करते हैं पलटते हैं पदार्थों में और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर उसको गीला करते हैं और इस प्रकार 5 से 6 महीने में जो है हमारी कंपोस्ट खाद जो है बनकर तैयार होती है। और इस विधि से कंपोस्ट बनाना वर्षा ऋतु में अधिक लाभदायक होता है। ठीक है, और सूक्ष्म जीवाणु, जीव, कवक, बैक्टीरिया और जैविक पदार्थों का जो है विघटन जो है किया जाता है जिसके इनके द्वारा। और जैविक पदार्थ उच्च तापीय एवं मध्य तापीय अवस्थाओं में ढेर गड्ढे, टैंक आदि में क्या करते हैं उपयुक्त नमी वायवीय अवस्थाओं में वृहद रूप से विघटित होते हैं और अंत में क्या होते हैं भूरे या फिर काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं कंपोस्ट बनाना कहते हैं। दूसरा हो गया एनारोबिक यानी अवायवीय विधि। इस विधि में कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, आवश्यकता अनुसार एक गड्ढा 4 से 5 मीटर और 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई गड्ढा तैयार करते हैं और उसके बाद फिर वायवीय विधि में प्रयोग किए जाने वाले जिन अभी पौधे कह रहे हैं जिन पदार्थों की बात करी, ऑर्गेनिक जैविक पदार्थों की बात की हमने, जैसे कि कूड़ा करकट, पत्तियाँ और हड्डी के चूरा, राख आदि, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं उपयोग इसमें भी करते हैं। और इसमें आधा किलो गोबर तथा 150 से 170 ग्राम राख को आवश्यकता अनुसार पानी में घोल कर छिड़काव कर देते हैं और फिर इन सब चीज़ों को जो है गड्ढे में अच्छी तरीके से दबा देते हैं और क्या करते हैं ज़मीन को 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक मिट्टी से भर देते हैं। ठीक है, और सेम उसी प्रकार जो है गोबर का एक गाढ़ा लेप लगा के उसको ढक देते हैं और इस तरीके से जो है कंपोस्ट में अवायवीय विघटन, अधिक तापमान नहीं विकसित होता। क्या होता है इसमें अधिक तापमान नहीं होता है, तो अवायवीय विघटन में अपर्याप्त नाइट्रोजन के यौगिक पर्याप्त रूप में तथा कार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में क्या होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। इस विधि में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है और अमोनिया के रूप में होने वाली नाइट्रोजन की हानि भी समाप्त हो जाती है और इस प्रकार जो है हमारी ये खाद, कंपोस्ट खाद लगभग 4 से 5 महीनों में बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों हमने आज बात किया कंपोस्ट के बारे में, इसको समझने का प्रयास किया और इसके 2 तरीके हैं जिन 2 तरीकों से हम बनाते हैं। देखिए कंपोस्ट खाद क्या होती है कि कंपोस्ट खाद जो घरों से कूड़ा करकट निकलता है, राख हो गई, पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, फसलों के अवशेष हो गए, जानवरों के अवशेष हो गए, जानवरों के मल मूत्र, मानवविष्टा आदि सारी चीज़ें जो हैं इनको एक प्रॉपर ढंग से क्या करते हैं विघटन करते हैं, इनको सड़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये पूरी तरीके से सड़ जाते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई बदबू नहीं होती है, गहरे भूरे रंग के होते हैं। अब इसको मिट्टी में मिलाते हैं, अपने खेतों में मिलाते हैं, जिससे हमारे खेतों की जो वायु धारण क्षमता होती है, जल धारण क्षमता होती है और जो हमारे पौधे होते हैं हमारे जो बड़े हो जाते हैं तो मिट्टी की जो एक पकड़ होती है वो भी मजबूत हो जाती है। तो मतलब ये जो कंपोस्ट होती है, कंपोस्ट खाद, ये हमारे पौधों के लिए बेहद ही या फिर हमारे खेतों के लिए बेहद ही आवश्यक होती है क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। ठीक है, और जो इसका प्रयोग से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और ना ही अलग से अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि ये घरों से निकले हुए कूड़ा करकट यानी जो हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन्हीं का जो है उन्हीं को सड़ाकर हम कंपोस्ट खाद को तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमने आज चर्चा की कंपोस्ट खाद के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हम बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर जो आपका एग्रोनॉमी का कोर्स है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हमने कंपोस्ट खाद पे आज चर्चा की। उसके पहले हमने पिछली कक्षाओं में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में डिटेल से जानकारी दी थी। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।